हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज हम रिवोल्ट ऑफ 1857 का पार्ट सेकंड डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया हुआ था कि व्हाट द रिवोल्ट एक्चुअली वाज और कौन कौन से रीजंस बने थे जिन्होंने बैकग्राउंड फील्ड प्रिपेयर किया था किसके लिए, फॉर द रिवोल्ट। और सेकंड पार्ट में आज हम देख लेंगे कोर्स ऑफ रिवोल्ट, ये रिवोल्ट स्टार्ट कैसे हुआ और कहाँ से हुआ। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट सेंटर्स इसके जो थे उनको भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास गाइज। इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, ठीक है, आई होप यू विल डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड आल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो कल के वीडियो में हमने बात की थी कि व्हेन द एनफील्ड राइफल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द आर्मी, ठीक है, और र्यूमर्स ये स्प्रेड हुई थी कि दिस इज द मिक्सचर ऑफ बीफ एंड पिग फैट। और जो सिपाहीज आर्मी में थे, सर्विस में थे, ठीक है, उनका ये सोचना था कि नाउ ब्रिटिशर्स आर प्लेइंग विद आवर रिलीजन, सो दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड अपराइजिंग अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हुए यहाँ पे फर्स्टली एक टर्म जो मैक्सिमम टाइम्स आप देख लोगे, पहले मैं उस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। दैट इज द नेटिव इन्फेंट्री, दैट्स द नेटिव इन्फेंट्री। और ये जो टर्म है, दिस इज नथिंग बट जनरली अ मिलिट्री ग्रुप और मिलिट्री यूनिट। ठीक है, मैंने सोचा कि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे व्हाट इज दिस, इसलिए मैंने पहले ही इस टर्म को अब मेंशन किया हुआ है। दिस इज बेसिकली अ मिलिट्री ग्रुप और मिलिट्री यूनिट। ठीक है, तो हुआ क्या, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ अनफाइल्ड राइफल इन जनवरी 1857, जनवरी में इंट्रोड्यूस की गई थी कौन सी, एनफाइल्ड राइफल। इसमें मिक्सचर था, किस चीज का मिक्सचर था, बीफ एंड पिग फैट। जो हिंदूज के लिए भी बीफ एक रेस्पेक्टेबल या वैल्यूएबल माना जाता है, एंड पिग फैट जो इस्लाम में हराम है। तो इसलिए सिपाहीज को ये लगा कि दे आर प्लेइंग विद आवर रिलीजन, दैट इज व्हाई दे रिफ्यूज्ड टू यूज ऑफ दिस राइफल। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि हम इस राइफल को यूज नहीं कर सकते। और इसलिए क्या हुआ, ऑन February 26, 1857, 19th नेटिव इन्फेंट्री, पहले ही इन्फेंट्री, दिस इज ए मिलिट्री ग्रुप। हुआ क्या है, 26 फरवरी को क्या हुआ कि नेटिव इन्फेंट्री का एक ग्रुप था जो कहाँ पे वर्क कर रहा था, सर्विस दे रहा था बहरमपुर में, एंड दिस प्लेस इज इन वेस्ट बंगाल। रिफ्यूज टू यूज एंड स्टार्टेड अपराइजिंग, उन्होंने रिफ्यूज किया है, उन्होंने मना किया है किस चीज को यूज करने में, इस राइफल को यूज करने में, एंड दे स्टार्टेड अपराइजिंग, और उन्होंने बगावत शुरू की कि हम ये चीज यूज में नहीं लाएंगे। ठीक है, दिस वॉज क्रशड बाई इंग्लिश ऑफिशियल्स, और जो उन्होंने ये अपराइजिंग स्टार्ट की थी, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने इस अपराइजिंग को वेरी सून क्या किया, क्रैश किया। ठीक है, क्या किया, खत्म किया था। ठीक है, अंडर द कॉलोनियल मिचेल, और जो कमांड कर रहा था उन क्रशर्स को, उन इस अपराइजिंग को क्रश करने वाले जो बंदे थे, उनका जो हेड था, डेट वाज कॉलोनियल मिचेल। ठीक है, एसएसबी पूछ सकता है कि बहरमपुर में ये जो अपराइजिंग उठी थी वो किसने क्रश की थी, उस ग्रुप का हेड कौन था, तो डेट वाज अ कॉलोनियल मिचेल। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, केस ऑफ मंगल पांडे अब हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हुआ क्या, ऑन 29 मार्च 1857 रिफ्यूज टू यूज एनफाइल्ड राइफल। मंगल पांडे यहाँ पे क्या कर देता है, मंगल पांडे, ठीक है, वो कह देता है कि मैं इस राइफल को यूज नहीं कर सकता, और गुस्से में वो क्या कर देता है, ही अटैक्ड सम इंग्लिश ऑफिशियल्स, वो हमला कर देता है किन पे, इंग्लिश ऑफिशियल्स। इट डज नॉट मीन कि वो सिंगल पर्सन था, लेकिन वो लीड कर रहा था, उसके अंडर भी कुछ लोग थे जो इस चीज को रिफ्यूज करने पे आए थे। ठीक है, और हेड वाज मंगल पांडे, इसलिए यहाँ पे मेंशन मंगल पांडे का है। ठीक है, एंड दे अटैक्ड सम इंग्लिश ऑफिशियल्स, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमला किया है कुछ ब्रिटिश
ऑफिशियल्स पे, जिनमें लेफ्टिनेंट बॉग है एंड जनरल हेयरसे। इन पे उन्होंने अटैक किया एंड दे सर्वली वाउंडेड, उनके बहुत गहरे जख्म भी आए। और ये देखकर क्या हुआ कि इस मंगल पांडे को फिर फांसी दी गई थी कब, 8 ऑफ अप्रैल 1857। उसने क्या किया था मंगल पांडे ने, उसने अपराइजिंग स्टार्ट की थी अगेंस्ट द यूज ऑफ एनफाइल्ड राइफल, ठीक है। और इन दिस उसने क्या किया था कि उसने कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स पे हमला किया था, ठीक है। और उनमें से लेफ्टिनेंट बॉग है एंड जनरल हेयरसी। और ये इवेंट देख के कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि उसको फांसी दी गई थी, उसको फांसी दी गई थी। और मैक्सिमम बुक्स में आप ये देखोगे कि मंगल पांडे इज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ इंडिया, फर्स्ट मार्टियर ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, ऑन 9th May of 1857 90 सिपाहीज रिफ्यूज टू यूज दिस राइफल। उसके बाद क्या हुआ कि 9th मई को 90 सिपाहीज वो लोग थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर काम कर रहे थे, लेकिन और जन था वो इंडिया के लोग थे, ठीक है। उन्होंने ही रिफ्यूज किया क्या, इस राइफल को हम यूज नहीं कर लेंगे। दिस स्पार्क द जनरल म्यूटिनी एट बैरकपुर। उससे क्या हुआ कि जब 90 पीपल अगेंस्ट हुए इस चीज को, इससे क्या हुआ कि एक जनरल अपराइजिंग उठी, ठीक है। उन्होंने स्टार्ट किया कि अपोजिशन उन्होंने ब्रिटिश लोगों के साथ की, ठीक है। देन उसके बाद ब्रिटिश लोगों ने ये भी क्रैश करने की कोशिश की थी, और उन्होंने कहा कि उन 19% में से क्या किया कि 85 जो सिपाहीज थी उनको डिसमिस कर दिया गया था। डिसमिस डेट्स के उनको सर्विस से उनकी फिनिश सर्विस खत्म की गई थी, ठीक है। एंड सेंटेंस्ड फॉर 10 years इम्प्रिजमेंट। और उसके बाद क्या किया गया था कि उनको 10 साल का सजा सुनाया गया था, ठीक है। ठीक है, क्या किया गया था कि एक उनको जॉब से डिसमिस किया गया था एंड देन इम्प्रिजमेंट फॉर द 10 years। उसके बाद क्या हुआ, ऑन 10th May of 1857, फिर उसके अगले ही दिन नेक्स्ट डे क्या होता है, द सिपाहीज एट मीरठ ओपनड रिवोल्ट। उन्होंने क्या किया, जो सिपाहीज थे डिफरेंट प्लेसेस पे मीरठ में, उन्होंने ओपनली चैलेंज किया और रिवोल्ट स्टार्ट किया। किसके खिलाफ, ईस्ट इंग्लिश कंपनी के खिलाफ, ठीक है। और उन्होंने इसी में डिस्ट्रॉय किए मनी बिल्डिंग्स एंड ग्रेसन्स, दैट मींस द प्रिजन्स। उन्होंने बहुत बिल्डिंग्स को जलाया, ठीक है, और बहुत सारे प्रिजन्स भी तोड़े, ठीक है। गैदर्ड नियर द प्रिजन एंड रिलीज्ड। उसके बाद वो उसी जेल के सामने जमा हुए जिस जेल में वो 85 पर्सन्स को रखा गया था, ठीक है। और वहां पर उसको एनसर्कल करने के बाद वहां के जो 85 सिपाही थे उनको रिहा किया गया, अपने साथ निकाला, ठीक है। और फिर ये सभी आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम द प्रिजन, उन्होंने क्या किया कि दे ज्वाइनड बाय द अदर सिपाहीज ऑफ मीरठ। उन्होंने ज्वाइन किया जो अदर सिपाहीज थे मीरठ में जो काम कर रहे थे, ठीक है। उनके साथ उन्होंने क्या किया था, ज्वाइन किया एंड दे फिर क्या किया, रिवोल्टेड, बगावत अब उन्होंने शुरू किया था। और इस बगावत में उन्होंने अटैक किया, ठीक है, कुछ इंग्लिश ऑफिशियल्स पे, जिनमें दो पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है। उसमें है एक कॉलोनियल फिन्स। क्या होता है ऑन द 10th में, क्या हो जाता है कि कुछ बंदे जो सिपाहीज कहां पे बैरकपुर में क्या कर रहे थे, सर्विस दे रहे थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपराइजिंग स्टार्ट की थी। किस चीज के लिए कि वो 85% जो थे उनको आपने क्यों जेल में रखा है, ठीक है। और उन्होंने इस अपराइजिंग में बहुत सारे बिल्डिंग्स को डैमेज किया था एंड ग्रेसन्स मीन्स के प्रिजनर्स, एंड दे केम नियर टू दैट प्रिजन, जहां पे वो लोग क्या थे, इनको जेल में बंद किया गया था। वहां पे वो पहुंचे और उन्होंने उन 85% को वहां से निकाला। और फिर सभी ज्वाइन हुए जो बाकी सिपाहीज थे मीरठ में अगेंस्ट, जिन्होंने रिवोल्ट उठाया था किनके खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, उन्हीं के साथ ज्वाइन किया उन्होंने। फिर दे मर्डर्ड, उन्होंने कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स का कत्ल किया था, ठीक है, जिसमें से एक पर्सन था कॉलोनियल फिन्स। एंड देन उसके बाद उन्होंने क्या किया,
दे स्टार्टेड मार्चिंग टुवर्ड्स दिल्ली। फिर उन्होंने बैनर उठाया रिवोल्ट का कि नहीं, अब हमें इनके अगेंस्ट ही जाना है। एंड देन स्टार्टेड मार्चिंग टुवर्ड्स दिल्ली। फिर वो दिल्ली की ओर अपना मोर्चा लेके आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, जब वो दिल्ली पहुंचे उसके बाद हुआ क्या? आफ्टर रीचिंग दिल्ली, जब वो दिल्ली पहुंचे, दे गैदर्ड अराउंड द रेड फोर्ट। वो सभी जमा हुए रेड फोर्ट के इर्द गिर्द। एंड प्रोक्लेम्ड मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। और वहां पे उन्होंने डिसाइड ये किया है कि अब हमें कोई हेड होना चाहिए, अब हमें कोई हेड होना चाहिए। तो उस टाइम दिल्ली में वो एक मुगल एम्पायर को अपना लीडर कंसीडर कर रहे थे, जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, जिसका नाम था बहादुर शाह जफर। एंड बहादुर शाह जफर एक्सेप्टेड द डिमांड। उसके बाद बहादुर शाह जफर क्या कर देता है, वो कह रहा है कि नहीं, अब हमें यहां से अंग्रेज लोगों ने जिन्होंने इतना जुल्म हम पे किया है, ये दिस इज द राइट टाइम कि अब हमें उनको यहां से ओवरथ्रो करें। ठीक है, इसलिए उसके बाद जब उसने ये ऑफर एक्सेप्ट की कि मैं ही आपका हेड हूं, देयर आफ्टर वो एक लेटर लिख लेता है सभी रूलर्स ऑफ इंडिया को और उनको इल्तिजा कर रहा था कि आप ये करें कि एक साथ यूनाइट हो जाए, एक साथ यूनाइट हो जाए, सो डैट कि हम यहाँ जो ब्रिटिश लोग हैं उनको यहाँ से ओवरथ्रो करें, ब्रिटिश रूल यहाँ पे एंड करे। ठीक है, यही मकसद था इसके पीछे। रोड टू एंड बहादुर शाह जफर एक्सेप्टेड द डिमांड। जब उसने डिमांड एक्सेप्ट की एंड रोड टू ऑल द रूलर्स ऑफ इंडिया, उन्होंने उसके बाद उसने क्या किया कि इंडिया के जो भी रूलर्स थे उसने एक लेटर उनको लिखी। ठीक है, टू ऑर्गेनाइज ए सिंगल ग्रुप, आप एक ही ग्रुप में आ जाओ। ठीक है, ऑफ इंडियन स्टेट्स, सभी इंडियन स्टेट्स, टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश। इस चीज के लिए कि अब हमें लड़ना है किसके खिलाफ? ब्रिटिश लोगों के खिलाफ। देयर आफ्टर रिवोल्ट स्प्रेड टू मनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसके बाद रिवोल्ट स्प्रेड हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में, जिनमें से अवध, झांसी, कानपुर और जिनको हम सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि आफ्टर रीचिंग द दिल्ली, जब वो सिपाहीज मीरठ से निकलकर दिल्ली पहुंच जाते हैं, फिर वहां वो डिक्लेयर कर देते हैं किसको? बहादुर शाह जफर को एज देयर लीडर। और बहादुर शाह जफर ये डिमांड एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि वो भी चाहता था कि इन ब्रिटिश लोगों ने बहुत जुल्म किया है यहाँ के लोगों के साथ, इसलिए उसने ये डिमांड एक्सेप्ट की। उसके बाद उसने लिखा सभी जो इंडियन के इंडिपेंडेंट स्टेट्स के रूलर्स थे उनको कहा कि नहीं, अब हमें एक होकर अंग्रेज लोगों के खिलाफ लड़ना है। और देयर आफ्टर दिस रिवोल्ट स्प्रेड लाइक ए फायर टू मनी अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। उनमें से अवध, झांसी, कानपुर, जिनको हम सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट के नाम से भी जानते हैं। और अब हम इन्हीं सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट के बारे में भी थोड़ी सी बातें देख लेंगे। एवन कि ये जो रिवोल्ट था, दिस वाज सप्रेस्ड बाय, इसको दबाया गया था ब्रिटिश लोगों ने। और हम इस वीडियो में भी ये भी देख लेंगे कि किस पर्सन ने, किस ब्रिटिश जनरल ने किस प्लेस पे इस रिवोल्ट को सप्रेस किया था। ठीक है, दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। एसएसबी कभी भी पूछ सकता है कि इस बंदे ने, सपोज कि जॉन निकोलसन ने किस प्लेस पे रिवोल्ट सप्रेस किया था। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगा दिस इज द इम्पॉर्टेंट कि हम यहाँ पे प्लेस के साथ साथ उस जगह पे किसने रिवोल्ट सप्रेस किया वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं। ठीक है, तो फर्स्ट जो सेंटर था इस रिवोल्ट का, दैट वाज दिल्ली। और जहां पे इंडियन लीडर्स या इंडियन फाइटर जो बैक कर रहे थे, जो लीड कर रहे थे इस रिवोल्ट को, दैट वाज बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के बारे में ये कहा जाता है ये नॉमिनल हेड था, सिर्फ नाम का था, और रियल पावर वाज बख्त खान के हाथ में था। लेकिन वहां पे रिवोल्ट किसने सप्रेस किया था? जॉन निकोलसन ने, जॉन निकोलसन ने। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वाज कानपुर। वहां पे जो रिवोल्ट को सपोर्ट कर रहे थे या लीड कर रहे थे, देवायर, नाना साहिब एंड तांतिया तोप। बट एज यू नो इस रिवोल्ट को सप्रेस वहां पे भी किया गया था। और किसने किया था? कॉलिन कैंपबेल। ठीक है, नेक्स्ट प्लेस वाज लखनऊ, नेक्स्ट प्लेस वाज लखनऊ। ठीक है, तो वहां पे जो रिवोल्ट को लीड कर रही थी दैट वाज द बेगम हजरत महल, और इसके साथ कुछ एसोसिएटिव्स थे
जिनमें से बिरजिस खान एंड अहमद उल्लाह खान था, ठीक है। और वहां पे भी किसने क्रश किया इस रिवोल्ट को? कॉलिन कैंपबेल ने, ठीक है। देन वाज झांसी, इसको स्टॉप मार्क करके रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। झांसी, ठीक है, वहां पे लीडर कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। और वहां पे किसने रिवोल्ट को सप्रेस किया था? ह्यूज रॉस ने। और इस ह्यूज रॉस ने कहा था कि इस रिवोल्ट की सबसे ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर जो था डेट वाज रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वाज इलाहाबाद, जहां पे इंडियन पर्सन लीड कर रहा था, डेट वाज लियाकत अली एंड वाज सप्रेस्ड बाय कॉलोनियल नील। ये सभी ये पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक में इसके डिस्क्रिप्शन में रख देता हूँ, ठीक है। तो वहां पे आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाज जगदेशपुर, जो एक प्लेस है कहाँ पे? बिहार में। वहां पे कुंवर सिंह एंड अमर सिंह को लीड कर रहे थे, ठीक है। एंड वहां पे भी रिवोल्ट सप्रेस किया था किसने? विलियम टेलर एंड विंसेंट आयर, ठीक है। एंड नेक्स्ट वाज फैजाबाद, जहां पे मौलवी अहमदुल्ला था, और उसने क्या कहा था? दिस इज द जहाद अगेंस्ट ब्रिटिश, ठीक है। मेरठ में कदम सिंह था, लीड कर रहा था। बरेली में खान बहादुर खान लीड कर रहा था, ठीक है। गोरखपुर गजादर सिंह एंड मथुरा देवी सिंह एंड कदम सिंह, ठीक है। और फिर आसाम में इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये दो आपको रियर बुक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छे से देख लेना। आसाम, जहाँ पे कंडा परमेश्वर सिंह एंड मनीराम दत्ता, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये दोनों लीड कर रहे थे रिवोल्ट को। एंड उड़ीसा में सुरेंद्र शाही एंड उज्जवल शाही लीड कर रहे थे। तो ये थे रिवोल्ट के कुछ सेंटर्स, ठीक है। तो उसके बाद कि ये जो रिवोल्ट्स सेंटर्स, व्हाट वाज द सेंटर एक्चुअली? सपोज एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश वाज फ्रेगमेंटेड इनटू वेरियस स्टेट्स, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनी हुई थी, और इन इंडिपेंडेंट स्टेट्स के साथ भी ब्रिटिश लोगों ने जुल्म किया था। और जिस इंडिपेंडेंट स्टेट में जो फेमस पर्सन था, उसने उस स्टेट या उस प्लेस में लीड किया था रिवोल्ट को, और उन्हीं प्लेस को सेंटर के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो अदर फैक्चुअल पॉइंट्स अगर हम यहां पे देख लेंगे, तो नाना साहिब देर आफ्टर, देखो जब रिवोल्ट सप्रेस हुआ उसके बाद जो जो लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट थे, उनके साथ क्या किया गया था, वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। जो नाना साहिब एंड बेगम हजरत महल थी, वो एस्केप्ड, वो भाग गए थे नेपाल। कहाँ? नेपाल। तांतिया तोप, जिसका जिसका रियल नेम था रामाचंद्र पांडुरंग, उसको कैप्चर किया गया था और एग्जीक्यूट किया, उसको कत्ल किया गया था उसका, ठीक है। देन रानी लक्ष्मीबाई, जो विडो थी राजा गंगाधर राव की, ठीक है, शी डाइड ड्यूरिंग द फाइटिंग, बैटल फील्ड में ही उसकी डेथ हो गई थी। और ह्यूज रॉस ने क्या कहा था कि शी इज द ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर, ठीक है। और इस रानी लक्ष्मीबाई को हम मानो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे कि ये जो रिवोल्ट था, इतना इंटेंसिटी इसकी हाई थी, लेकिन वाई दिस रिवोल्ट देन फेल्ड, वाई रिवोल्ट फेल्ड, और रिवोल्ट फेल्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पे बात कर लेंगे। आई होप you will enjoy this video, and thank you so much. And please don't forget to subscribe our YouTube channel and also join our Telegram channel, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।